बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डाइजेशन इन हाइड्रा को डिस्कस करना है। अच्छा, सबसे पहले हाइड्रा का अगर हम इंट्रोडक्शन करें तो हाइड्रा इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी आमतौर पे पानी में रहता है और निडेरियन है। जिस वक्त हम फाइलम पढ़ते हैं तो जो दूसरा फाइलम है उसको सिलेंट्रेटा या निडेरिया कहा जाता है। तो इसी वजह से हर वो ऑर्गेनिज्म जो निडेरियन से बिलोंग करता है, निडेरिया फाइलम से या सिलेंट्रेटा फाइलम को, उसको सिलेंट्रेट या फिर निडेरिया कहा जाता है। अच्छा, सबसे पहले इसकी अगर बॉडी की बात करें तो वैस लाइक बॉडी है, गुलदस्ते की तरह है। जैसे गुलदस्ते में नीचे एक आप कह सकते हैं गुलदान होता है और उसके ऊपर फूल लगे होते हैं। तो इसकी जो बॉडी है, जैसे आपको यहाँ नज़र भी आ रही होगी, तो ये इसी तरह है जैसे गुलदस्ता है। और इसकी जो बॉडी है डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लो का मतलब दो, ब्लास्टिक सेल की लेयर को कहा जाता है। तो इसमें दो इसकी बॉडी में लेयर्स होती हैं। एक को जो अंदर की तरफ है वो एंडोडर्म और जो बाहर की तरफ है वो एक्टोडर्म कहलाती है। अच्छा, उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ हमारे पास दो लेयर्स हैं। तो जो बाहर वाली है उसको एपिडर्मिस भी कहा जाता है, एक्टोडर्म भी कहा जाता है। और जो अंदर वाली है उसको एंडोडर्म भी कहा जाता है, गैस्ट्रोडर्मिस भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है क्योंकि अंदर वाली लेयर डाइजेशन में इन्वॉल्व होगी। तो गैस्ट्रो का वर्ड आमतौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है। और अंदर वाली लेयर के अंदर जो खाली जगह होती है उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। गैस्ट्रो डाइजेस्टिव कैविटी है, वेस्कुलर ट्रांसपोर्टेशन से इसका ताल्लुक है। यानी आप ये समझ लें कि हाइड्रा के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो यही कैविटी है, यही डाइजेशन होगी और यहीं से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होगी। इस वजह से इसका नाम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और ये बाहर की तरफ एक ओपनिंग के ज़रिए से ओपन होती है जिसको माउथ कहा जाता है। तो जितने भी हमारे पास सिलेंट्रेटा के फाइलम से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म है या निडेरिया जैसे हाइड्रा वगैरह, तो उनमें जो दरमियान में कैविटी होती है उनकी डाइजेस्टिव कैविटी है। और इस डाइजेस्टिव कैविटी की सिर्फ एक ओपनिंग है जो बाहर की तरफ खुलती है जिसको माउथ कहा जाता है। और इस माउथ के इर्द गिर्द ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिनको टेंटिकल्स कहा जाता है। ये मोबाइल होते हैं, ये हर वक्त मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो डाइजेस्टिव कैविटी है इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम है सील एंटीरोन। एंटीरोन का वर्ड हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है और सील कैविटी को कहा जाता है, यानी ये भी इससे मुराद डाइजेस्टिव कैविटी ही है। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे पास टेंटिकल्स हैं, इन टेंटिकल्स के ऊपर कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं। दे आर द ऑर्गन ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस। तो ये हमला करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और कोई हमला करे उसको रोकने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो टेंटिकल्स के ऊपर ये जो सेल्स हैं इनको निमेटोसिस्ट कहा जाता है। तो एम्बेडेड इन द टेंटिकल्स, टेंटिकल्स के ऊपर लगे हुए स्टिंगिंग सेल है, ये डंग मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कोई भी बिच्छू होता है उसका जो वेपन है जिससे वो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है या दूसरे को मारने की कोशिश करता है वो उसका डंग होता है, स्टिंगिंग सेल्स। तो ये भी हाइड्रा का डंग कह लें आप, और इनको निमेटोसिस्ट कहा जाता है। अच्छा, अगर हम इस निमेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर देखें तो एक सेल है, लेकिन इसका जो ऊपर वाला एंड है उसके ऊपर एक कैप्सूल बना होता है और उस कैप्सूल की जो ओपनिंग है उसके ऊपर एक ढक्कन है जिसको लिड कहा जाता है। और बाहर की तरफ एक छोटा सा ट्रिगर मौजूद होता है, यानी इसका ये मेन आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये हमले के लिए एक्टिव होगा। तो ट्रिगर, इसको निडोसिल भी कहा जाता है। तो और अंदर की तरफ एक धागा सा लिपटा हुआ है और अंदर की तरफ पॉइजन एक्सक्रीट होता है और ये पॉइजन में हर वक्त डूबा हुआ रहता है। तो अगर हम इस निमेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर देखें तो हालो थ्रेड क्वाइल्ड इनटू द कैप्सूल। तो ये जो कैप्सूल है इसके अंदर जो थ्रेड है वो हमेशा क्वाइल रहता है नॉर्मल कंडीशन में। और इस सेल के बाहर एक छोटा सा हेयर लाइक ट्रिगर जो बाहर की तरफ निकला होता है, इसको हम निडोसिल कहते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, अगर कोई चीज़ आके यहाँ टकराए, ये आप समझ लें कि ये वो सेल है जो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। अब अगर कोई चीज़ आके इस निडोसिल से आके टकराती है, चूंकि ट्रिगर है, ट्रिगर का मतलब है कोई चीज़ स्टार्ट करने वाला, तो ये एक्शन को स्टार्ट कर देगा। कैसे स्टार्ट करेगा, ढक्कन खुल के साइड पे आ जाएगा और जो ट्रिगर है इसने एक्शन को स्टार्ट कर दे रहा है। जो अंदर धागा लिपटा हुआ था वो बाहर की तरफ निकल के आता है
और ये जो थ्रेड है ये पॉइजन में चूँकि डूबा हुआ होता है, इस वजह से ये जिस चीज़ के ऊपर भी अटैक करेगा तो वो चीज़ ज़ाहिर बात उसको नुकसान होगा। अच्छा, ये जो हमारे पास धागा जिस स्ट्रक्चर पे लगा हुआ है उसके ऊपर आगे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। अगर बड़े हैं उनको मेजर बार्ब कहा जाता है और जो छोटे हैं उनको माइनर बार्ब। बार्बर आपने सुना होगा, नाई को कहा जाता है, तो नाई बार्ब हेयर को ही कहा जाता है जिसकी वजह से हम बार्बर कहते हैं। तो आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर धागा लिपटा हुआ होता है उसकी सरफेस के ऊपर बड़े जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उनको मेजर बार्ब और जो स्मॉल है उनको माइनर बार्ब कहा जाता है। तो बाज़ दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ नेमेटोसिस्ट। अच्छा, जब कोई ऑर्गेनिज्म ये शिकार कैसे करता है, यानी इसका जो मैकेनिज्म है शिकार करने का वो क्या है। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, डेफनिया एंड साइक्लोप्स, ये ऑर्गेनिज्म आप थोड़ा सा जहन में रखेंगे, आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब ये डेफनिया और साइक्लोप्स ये जब हमारे पास निडोसिल यानी इससे आगे टकराते हैं तो हॉलो थ्रेड टर्न आउट कि वो बाहर की तरफ आ जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, इजेक्ट पॉइजन, और फिर धागे से जहर निकलता है और इस जहर की वजह से जो आने वाला शिकार है पैरालाइज हो जाता है और अगर ज़्यादा उसके ऊपर लग जाए तो वो किल्ड हो जाता है। अब सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म था जो इसके टेंटिकल्स के पास आया और इससे यहाँ से धागे निकले और धागों ने इसको पैरालाइज कर दिया। अब ये क्या करेगा, इस शिकार को अपने इन टेंटिकल्स के ज़रिए से पकड़ेगा, ग्रैस्प करेगा, मजबूती से पकड़ेगा और फिर इस माउथ के ज़रिए से अंदर ले आएगा। तो ये इसकी इंजेक्शन होगी। तो ग्रैस्प इट प्रे विद टेंटिकल्स, तो हमारे पास टेंटिकल्स के साथ पुशेस इट इनटू द डाइजेस्टिव कैविटी, और इससे ये जो डाइजेस्टिव कैविटी है जिसको हमने गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम भी दिया है, सीलेंटेरोन का नाम भी दिया है, और बाद दफ़ा अकेला एंटेरोन भी हम वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इस डायग्राम को देखें तो ये टेंटिकल्स हैं, इसके ऊपर नेमेटोसिस्ट हैं, अंदर की तरफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, एक ओपनिंग है जिसको माउथ कहा जाता है, जो बाहर वाली लेयर है वो गैस्ट्रोडर्मिस कहलाती है क्योंकि इसी की एक्टिविटी की वजह से यहाँ डाइजेशन होगी, और दूसरी हमारे पास एपिडर्मस जो सरफेस बनाती है उसको एक्टोडर्म भी कह सकते हैं, और दोनों के दरमियान में एक नॉन सेलुलर जेली लाइक मटेरियल होता है। ये चैप्टर नंबर 10 में ये बात लिखी हुई है, इसको मिजोग्लिया कहा जाता है। तो ये नॉन सेलुलर है, जो आप कह सकते हैं एंडोडर्म और एक्टोडर्म ये सेल से मिलके बनी है, और जो मिजोग्लिया है ये नॉन सेलुलर है। और ऑर्गेनिज्म जिस स्ट्रक्चर के साथ ये अटैच होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर अटैच ही रहता है सरफेस के साथ, इसको बेसल डिस्क कहा जाता है। अच्छा, हाइड्रा में बाज़ दफ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है कि यहाँ से बडिंग हो रही होती है, बाद में ये वाला जो बड है सेपरेट होकर नया हाइड्रा बना सकते हैं। तो ये इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीक़ेकार है, यहाँ बडिंग के ज़रिए से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। अच्छा, डाइजेशन की बात करें, सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ हमारे पास एक पार्टिकल आ गया है जो इसका शिकार है, यहाँ एक पार्टिकल आ गया। अब सबसे पहले जो गैस्ट्रोडर्मस है यानी एंडोडर्म है उसके अंदर जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स, सपोज मैं कहता हूँ ये ग्लैंडुलर सेल्स हैं, ये ग्लैंडुलर सेल्स हैं, ये अपने एंजाइम को इस कैविटी के अंदर रिलीज करेंगे। अब चूँकि यहाँ खाली जगह के अंदर ये डाइजेशन हो रही है तो इस वजह से इसको कहा जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ग्लैंडुलर सेल्स इन गैस्ट्रोडर्मिस, तो एंडोडर्मिस या गैस्ट्रोडर्मिस बात एक ही है। ग्लैंडुलर सेल्स वो क्या करेंगे, सिक्रीट इट्स एंजाइम, अपने एंजाइम को सिक्रीट करेंगे, विच परफॉर्म द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन परफॉर्म करेगा। अच्छा, डाइजेशन उस वक्त सबसे बेस्ट अंदाज में होती है जब एंजाइम्स और फूड अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहाँ मिक्सिंग का जो प्रोसेस है दो चीज़ें कैरी ऑन कर रही है। एक तो गैस्ट्रोडर्मस के अंदर कुछ सेल होते हैं जिनके ऊपर फ्लैजेला होते हैं, वो मुसलसल मूव करके अंदर के मटेरियल को शेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं, और जितना ज़्यादा ये हिलाएंगे ज़ाहिर बात है मिक्सिंग हो। और दूसरा इसकी जो बॉडी है वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है। तो ये दो चीज़ें हैं जो मिक्सिंग ऑफ फूड में हेल्प करती हैं।
तो गैस्ट्रोडर्मल फ्लैजिलेटेड, तो गैस्ट्रोडर्म एंडोडर्म का ही नाम है। तो गैस्ट्रोडर्मल फ्लैजिलेटेड सेल्स एंड कंट्रैक्शन ऑफ बॉडी हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ फूड। और जाहिर बात है जितना फूड को हम शेक करेंगे उतना उसके पार्टिकल भी छोटे होंगे। ब्रेकिंग अप इनटू द फाइन पार्टिकल, और जितनी ज़्यादा अच्छी डाइजेशन होगी उतना ही ये वाला जो आप कह सकते हैं फूड है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होगा। तो ये चूँकि सेल से बाहर थी इस वजह से ये कौन सी डाइजेशन होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर। अच्छा, उसके बाद ये वाले जो पार्टिकल्स हैं यहाँ कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई। अब इन पार्टिकल को जो गैस्ट्रोडर्मस है यानी एंडोडर्मस के सेल फैगोसाइटोसिस के ज़रिए से, फैगोसाइटोसिस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें कोई सॉलिड पार्टिकल सेल इंगल्फ कर लेता है फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन के ज़रिए से, ये पढ़ा हुआ है काफ़ी दफ़ा। तो फैगोसाइटिक एक्शन होगा गैस्ट्रोडर्मस के सेल का, और ये जो आपके सेल फूड के पार्टिकल ये सेल के अंदर इंटर हो जाएंगे, और फिर वहाँ सेल के अंदर जाके डाइजेशन का जो बाकी प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। चूँकि यहाँ आप सेल में डाइजेशन हो रही है तो इस वजह से ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहलाएगी। तो दीज फाइन पार्टिकल, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल बने हैं, आर इंगल्फ्ड बाय द फैगोसाइटिक ऑफ गैस्ट्रोडर्मल सेल वेयर डाइजेशन इज कम्प्लीटेड इंट्रासेलुलरली इन द डाइजेस्टिव वैक्यूल। तो आपको पता है कि जब भी फैगोसाइटोसिस होता है तो फैगोसाइटोसिस में होता क्या है कि सबसे पहले कोई भी पार्टिकल जब सेल मेम्ब्रेन के साथ आता है तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, और उसके बाद यही वैक्यूल की शक्ल में सेपरेट हो जाती है। इसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल। अब जो वेस्ट मटेरियल बच गया है यहाँ, चूँकि डाइजेशन जब भी होगी तो हर चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती, जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसको फिर माउथ के ज़रिए से ही वापस बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं इजेशन होगी। तो इन डाइजेस्टिबल फूड कि वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ इज़ एक्सपेल्ड आउट, उसको बाहर निकाला जाता है फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू माउथ। अब यहाँ अगर देखा जाए यही वो ओपनिंग है जिसके ज़रिए से इंजेशन हुई, और यही वो ओपनिंग है जिसके ज़रिए से इजेशन हुई। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही ओपनिंग हो इंजेशन के लिए इजेशन के लिए, उसको सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो सैक का वर्ड हमेशा उस स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होते हैं जिसकी एक ही ओपनिंग हो चीज़ में इंटर होने के लिए और बाहर निकले। जैसे हमारी ये जो कैप है ये भी सैक लाइक है क्योंकि इसकी एक ही ओपनिंग है। हमारा जो कप है वो भी सैक लाइक है, हमारा जो गिलास है वो भी सैक लाइक है। तो हर वो स्ट्रक्चर जिसकी एक ओपनिंग हो अंदर और बाहर निकालने के लिए तो उसको हम कहते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर। चूँकि यहाँ एक ही माउथ है, वहीं से इंजेक्शन हो रहा है वहीं से इजेशन हो रहा है, तो ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। तो बाज़ दफ़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि डिफाइन द सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, गिव एग्जांपल। तो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम को आप डिफाइन करके हाइडा की एग्जांपल दें। अगला जो हमारा टॉपिक है प्लेनेरिया का, उसमें भी सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये दो एग्जांपल बड़ी आसानी से आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसको अच्छी तरह आप लोग तैयार करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर डाइजेशन इन प्लेनेरियो को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।